हेलो क्लास 10th आईसीएससी। लास्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस चल रहा था। आप लोगों को रिवीजन करवाया था फोटोसिंथेसिस का। जितना भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अब तक चैप्टर में वो सब रिवाइज करवाया गया था। इसके अलावा कैम पाथवे पढ़ाया गया था जिसमें स्टोमेटा बेसिकली रात को ओपन करवाया जाता है जिससे वाटर लॉस कम से कम हो। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट करा था। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट क्लास ही है इस चैप्टर की। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ही शुरू करेंगे आगे की क्लासेस में। जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग रिवाइज करते रहे भाई, और ये आपके पास है ही रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो बार बार देखो, नहीं समझ में आ रहा डाउट सेशंस में पूछो, लेकिन ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई क्लास। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में जितना अब तक हो गया मैं एक बार रिकॉल करा दूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में बताई गई थी। तो आप लोगों को पता है वाटर जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो CO2 है उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। फोटोसिंथेसिस को इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि एक ही प्रोसेस में दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। फाइन, तो ये चीज़ें आपको बताई गई थी फोटोसिंथेसिस में। और उसके अलावा हम लोगों ने डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ा था लीफ का, कि लीफ जो है उसकी संरचना कैसी है, एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स, पेलाइसेड स्पॉन्जी। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का पूरा डायग्राम देखा था। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, वहाँ पर आपको बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट मैंडेटरी है, वो चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ पर लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही थी, और जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पर डार्क रिएक्शन हो रही थी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। सबके प्रोडक्ट्स भी देख लिए थे कि कौन सी रिएक्शन क्या प्रोडक्ट देगी। ठीक है, और उनका यूटिलाइजेशन भी देख लिया था। ग्लूकोज का फेट भी देख लिया था कि वो उसका यूज़ कैसे कैसे होगा। एक्स्ट्रा है तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है, दूसरे पार्ट्स को पहुंचाना है तो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। और कैम पाथवे आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया ही गया था, कुछ फैक्टर्स वगैरह भी बताए होंगे। तो आज आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को मेनली पढ़ना है सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम स्टोमेटा की। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स, एडिशनल फैक्टर्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, कि उनकी उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने से फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट होगा और घटने से कैसे अफेक्ट होगा। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है क्लास। तो अभी सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए, रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हेडिंग बनाइए फास्ट। रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये समझने से पहले मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ आप लोगों को कि जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर हम लोग वैसे भी पहले देख चुके थे, कि उसकी जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल कॉम्पोजिशन कंस्ट्रक्शन है, वो कैसी है। ठीक है, अब ज़रा देखिए भाई, वापस वही रिकॉल करते हैं। आप लोग जानते ही हो प्लांट बॉडी में जैसे ये लीफ, तो ये जो लीफ है, इस लीफ में हम लोगों ने इसका डायग्राम भी देखा था कि सबसे ऊपर एपिडर्मिस है ना, देन मीजोफिल सेल्स, ठीक है, ये चल रहा है। ऐसे ही लास्ट में लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ जगह जगह स्टोमेटा थे। फाइन।
तो लीफ का स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके थे कि जैसे ये है अपर एपिडर्मिस, लीफ मान लो इसको थोड़ी देर, ये है अपर एपिडर्मिस, इसके ठीक नीचे लोअर एपिडर्मिस, और बीच में कुछ सेल्स आ गई जैसे कि मीजोफिल सेल्स, वो फोटोसिंथेसिस मेनली रोल परफॉर्म करेंगी। अच्छा, अब यहाँ जो स्टोमेटा है, दीज आर बेसिकली फाइन पोर्स। फाइन पोर्स मतलब जैसे ये एपिडर्मिस है, तो इस एपिडर्मिस में जगह जगह जो पोर्स प्रेजेंट हैं, उन पोर्स को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, स्टोमेटा। एक है तो स्टोमा, बहुत सारे हैं तो स्टोमेटा, ठीक है। अब क्योंकि कई सारे होते हैं इसलिए स्टोमेटा दिखाते हैं। और उसके चारों ओर ये है गार्ड सेल। तो मैं इसको जूम कर देती हूँ, जूम करके डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है क्लास, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया गार्ड सेल। और गार्ड सेल के सराउंड में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है एपिथेलियल सेल, ऐसा कुछ है, एपिथेलियल सेल है ना ये एपिथेलियल सेल्स हैं, फाइन। तो उसी एपिथेलियल सेल्स को आप लोग दिखा दीजिए कुछ इस तरीके से। ये डायग्राम थोड़ा 3D व्यू देगा। कैसे, ये तो 2D डायग्राम है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया जैसे ये लीफ है तो यहाँ जगह जगह पोर्स प्रेजेंट है, तो इसके चारों ओर जो भी एपिथेलियल सेल्स होंगे वो ऐसे ही तो ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर जो गार्ड सेल्स हैं, इसी गार्ड सेल्स में आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ओके, ऐसा कुछ बताया था। अब आपको ये पढ़ना है। अच्छा, स्टोमेटा का रोल क्या है ये तो हमें क्लियर है। स्टोमेटा की वजह से ही एंट्री एंड एग्जिट होती है गैसेस की, मतलब कोई भी गैस अगर एंटर करेगी, जैसे मान लीजिए CO2 गैस एंटर करेगी बाहर के इन्वायरमेंट से, तो वो स्टोमेटा के ज़रिए ही एंटर करेगी। ऐसे ऑक्सीजन गैस अगर बाहर निकलेगी तो कौन से पोर्स के ज़रिए निकलेगी, इसी पोर्स के ज़रिए निकलेगी। तो लीफ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, तो वो इसी पोर्स के ज़रिए बाहर निकलेगी। ऐसे ही ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन जो CO2 चाहिए वो इसी के ज़रिए एंटर करेगी। तो गैसियस एक्सचेंज कराने का काम जो है वो किसका है यहाँ पर स्टोमेटा का है, फाइन। तो पहला रोल हमें स्टोमेटा का क्लियर हो गया। दूसरा रोल क्या होता है स्टोमेटा का, ट्रांसपिरेशन। एक तो हो गया गैसियस एक्सचेंज और दूसरा हो गया ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में आप लोगों को बताया था लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स का मतलब क्या हुआ कि प्लांट को बहुत हाई लाइट, बहुत हाई इंटेंसिटी, टेम्परेचर ये सब देखना है, तो उसको अपना टेम्परेचर भी नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी हाई टेम्परेचर में कूलिंग इफ़ेक्ट अगर जनरेट करना है तो उसके लिए बॉडी की एक्सेसिव हीट एनर्जी को बाहर निकालो। अब जो वो एक्सेसिव हीट एनर्जी है वो कैसे निकलती है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलती है। तो जो वाटर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वो अपने साथ साथ हीट एनर्जी भी निकाल लेगा, तो प्लांट विल फील कूल, ठीक है, प्लांट कूलिंग इफेक्ट महसूस करेगा। तो उसी को ही यहाँ पर बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ये अगला चैप्टर है, अगला हम यही पढ़ेंगे, तो ये मैं और डिटेल में वहाँ पर आप लोगों को बताऊँगी। अभी के लिए सिर्फ आप इतने समझिए, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स टू फॉर द कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट के लिए प्लांट बॉडी में ट्रांसपिरेशन चाहिए। तो ये आपको मैंने जनरल स्टोमेटा बता दिया, लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ के स्ट्रक्चर में कैसे स्टोमेटा प्रेजेंट है और उसका एक 3D डायग्राम। अब आपको ये पढ़ना है कि ये जो स्टोमेटा है ये ओपन कैसे होता है। ओपन कब होगा ये तो क्लियर है, डे टाइम में ओपन होगा, और कब क्लोज होगा, नाइट टाइम में होगा, ठीक है। डे टाइम में ही क्यों होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन डे टाइम में चलती है और लाइट रिएक्शन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहीं से ही मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें जो है थी वो क्लियर आउट हो ही गई होंगी आप लोगों को। अब बात आगे करते हैं कि ये स्टोमेटा खुलता कब है, तो क्लियर है, रात में खुलता है ज़्यादातर, दिन में खुलता है ज़्यादातर प्लांट्स में और रात में बंद होता है ज़्यादातर प्लांट्स में, मेजॉरिटी प्लांट्स में। लेकिन ऐसा क्या मैकेनिज्म इसके अंदर हुआ जिसकी वजह से ये ओपन हो गया और क्लोज हो गया, ठीक है। तो वो रेगुलेशन, वो मैकेनिज्म आपको यहाँ पर पढ़ना है। बात समझ में है कि पढ़ना क्या है, यही पढ़ना है कि ओपन या फिर क्लोज किस वजह से होता है। देखिए
स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी हम पढ़ते हैं जो कि पुरानी है, शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, ठीक है। और दूसरी थ्योरी जो है वो न्यू है, लेटेस्ट है, वो है पोटेशियम आयन थ्योरी। दोनों ही आप लोगों को पढ़नी है, दोनों ही इजी है। देखो भाई ध्यान से समझो, ये है गार्ड सेल। गार्ड सेल में ये मैंने दिखाया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आप लोग जानते हैं, पहले शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी बता रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में आप जानते हैं शुगर बनेगी, कब बनेगी? लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में? डार्क रिएक्शन में ना भाई। क्लोरोप्लास्ट आप लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, याद है कुछ इस तरीके से? तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रही है, डार्क रिएक्शन हो रही है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ग्लूकोज इज शुगर, ग्लूकोज इज शुगर ना, ये मैंने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स दिखा दिए। तो ग्लूकोज या फिर शुगर मॉलिक्यूल्स, फाइन। तो जब ये शुगर मॉलिक्यूल्स बहुत एक्सेस में बन जाते हैं, या आप बोले कि काफ़ी सारे बन जाते हैं, तो शुगर इज़ बेसिकली अ सॉल्यूट। शुगर सॉल्वेंट तो नहीं है ना, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों के मिक्सचर, दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बनता है। तो जो सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्वेंट तो है नहीं, शुगर क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। तो जब भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है किसी जगह, तो उस जगह पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब सॉल्यूट की वजह से जनरेट हुआ प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज सॉल्यूट की वजह से जनरेट हुआ प्रेशर। तो यहाँ सॉल्यूट अगर ज़्यादा होगा, शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सॉल्यूट की वजह से लगने वाले प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया। ये मैं अभी आपको बहुत जनरल समझा रही हूँ, हालांकि हम एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में सीखेंगे, फिर से आएगा ये। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि सॉल्यूट की वजह से लगने वाले प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, और सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा लगाएगा, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो पानी को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ जो भी सराउंडिंग की सेल्स हैं, इनमें जो भी पानी प्रेजेंट होगा, वो पानी कहाँ खींचा चला आएगा? कहाँ चला आएगा? मैं दूसरे पेन से दिखा देती हूँ। वो जो वाटर है that will be transferred from the surrounding cells into the what? guard cells, ठीक है। वो guard cells में आ जाएगा। तो पानी अगर ऐसे guard cells में आ जाएगा, तो पानी की एंट्री से कोई भी चीज़ फूलती है या श्रिंक होती है, पिचकती है? पानी की एंट्री से कोई भी जो सेल है वो फूल जाएगी, ठीक है। उसी सेल को आप बोल देते हैं कि सेल टर्जिड हो गई, TURGID। टर्जिड मीन्स स्वेलिंग कंडीशन, ठीक है, मतलब वही फूल जाना हिंदी में बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो भी पानी प्रेजेंट था, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सराउंडिंग सेल्स का जो पानी है वो कहाँ एंटर कर जाएगा? गार्ड सेल में। और जब गार्ड सेल में वो एंटर करेगा तो गार्ड सेल फूल जाएगी। तो जब फूलेगी, मान लो पानी यहाँ एंटर हुआ, पानी जो एंटर होगा वो यहाँ प्रेशर लगाएगा, ये पानी है सपोज, ये प्रेशर लगाएगा। तो जब प्रेशर लगाएगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर खुलेगा, खुलने की वजह से पोर जनरेट हो जाएगा, और इसी पोर को आप क्या बोल देते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। तो अगर गार्ड सेल टर्जिड है तो स्टोमेटा विल ओपन, अगर गार्ड सेल टर्जिड नहीं है तो स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। तो शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी यही थी, ठीक है, कि वहाँ पर जो गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज इज सॉल्यूट, सॉल्यूट ज़्यादा होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, और वो पानी को खींचेगा, और खींचेगा तो इस चक्कर में सेल विल बी टर्जिड, एंड इफ सेल विल बी टर्जिड देन व्हाट विल हैपन? सेल विल जो स्टोमेटा है दैट विल बी अपीयर्ड, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो ये इस तरीके से कंसेप्ट है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी का। तो ये तो ओपनिंग की बात समझ में आ गई। क्लोजिंग कैसे होगी? जैसे ये शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी ने ओपनिंग तो समझा दी कि गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे सराउंडिंग पानी आने की वजह से, तो
ओपन हो गया। क्लोजिंग कैसे होगी? रात में यानी कि ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, इज इट? तो अगर नाइट टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा यानी कि सॉल्यूट कम हो जाएगा तो पानी यहाँ से निकल कर के कहाँ चला जाएगा? वापस बाहर की तरफ, जहाँ से आया था वापस वहीं जाएगा, क्योंकि उसको रोक के रखने वाला अब कोई है ही नहीं। ठीक है, रोक के रखने वाला कौन था? शुगर, उसने तो बुलाया था, अब वो है ही नहीं। तो जब वो है ही नहीं, वो बहुत कम है, तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ उस कंडीशन में ये स्टोमेटा जो है ये टर्जिड नहीं रहेंगे, ये स्टोमेटा तब कैसे हो जाएंगे? फ्लैसिड, पिचक जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो फ्लैसिड स्टोमेटा जब हो जाएंगे तो ये जो स्टोमेटा है, सॉरी, जब फ्लैसिड गार्ड सेल हो जाएंगे तो ये जो स्टोमेटा है ये श्रिंक, ठीक है, ये बंद हो जाएगा। उसको आप क्या बोल देंगे? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके क्लास, तो ये तो शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी का था। अब एक थ्योरी और आती है, पोटेशियम आयन थ्योरी, इसको और समझ लेते हैं, ये भी इजी है। इसमें क्या है ये बताते हैं कि ये बताते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो आप लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी, और लाइट रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस और पढ़ी थी, मतलब कुछ स्टेप्स पढ़े थे कि ये सब काम होते हैं, जैसे कि वाटर का ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोलाइसिस, है ना, क्लोरोफिल का एक्साइटेशन होता है, और एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ा था, फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी बनती है, मतलब जो सनलाइट की एनर्जी है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और अल्टीमेटली एटीपी बन जाती है। तो ये जो एटीपी बनी है ये बनी है लाइट रिएक्शन में, ठीक है, एटीपी बन गई। अब यही एटीपी क्या काम करती है? ये एटीपी सराउंडिंग सेल्स से जो है एक्सेप्ट करवा लेती है पोटेशियम आइंस, ठीक है, के प्लस जो आइंस हैं, जो के प्लस आइंस हैं, सॉरी, जो के प्लस आइंस हैं, जैसे मैं इसको अगर यहाँ पर दूसरे पेन से दिखा देती हूँ, रेड पेन से दिखा देते हैं भाई, तो जो के प्लस आइंस हैं वो सराउंडिंग सेल से कहाँ चले जाते हैं? गार्ड सेल्स में चले जाते हैं। एटीपी क्या काम करती है? एक एडिशनल रोल और परफॉर्म करती है। एटीपी बनी कब थी? इसको दोबारा समझ लो, एटीपी बनी कब थी? लाइट रिएक्शन में बनी थी। कौन बना था? एटीपी बना था ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब ये एटीपी क्या करेगी? यही एटीपी जो पोटेशियम आइंस थे सराउंडिंग सेल्स में, उनकी एंट्री करवाएगी गार्ड सेल्स में, ठीक है। तो जब भी किसी आयन का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह होता है और उस प्रोसेस में एटीपी का खर्चा आता है, एटीपी यूज़ होती है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि वो ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई भी आयन या कोई भी मॉलिक्यूल एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहा होता है तो एटीपी का एक्सपेंडिचर आता है, एटीपी यूज़ होती है। तो पोटेशियम आयंस को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए एटीपी यूज़ हो रही है, इसीलिए ये कैसे ट्रांसपोर्ट रहा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिवली पोटेशियम आयंस यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जैसे पोटेशियम आयंस यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी? हाइपरटोनिसिटी बढ़ जाएगी। हाइपरटोनिसिटी का मतलब भाई आयंस जब किसी जगह ज़्यादा हो जाते हैं, या ऐसे समझ लो जब कोई सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे वहाँ पे शुगर ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आयन ज़्यादा हो गए। तो कोई भी आयन या कोई भी सॉल्यूट जब ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्वेंट उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिसिटी। फाइन। और हाइपरटोनिसिटी वो कंडीशन है जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी जगह पे और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन काफ़ी कम रहता है। तो बड़ा एक डेंस सा
कॉम्पोजिशन रेडी होता है। इसको आप ऐसे समझ लो ना, जैसे हम लोग वो मिठाई विठाई बनाते हैं तो वो चाशनी वगैरह जो बनती है उसकी कंडीशन में क्या है, वो बहुत हाइपरटोनिक मीडियम है। उसमें आप देखो सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, चीनी बहुत ज़्यादा है ना, और सॉल्वेंट उसके हिसाब से बहुत कम है। ऐसा है या नहीं? तो इसलिए ऐसे मीडियम्स को, ऐसी कंडीशंस को हाइपरटोनिसिटी बोल देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिसिटी बोल देते हैं। तो इस कंडीशन में यही होता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई हो गया, उसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट कम हो गया। अब पानी यहाँ पर कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, तो पानी की प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। तो बस पानी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ कम है, भेजो पानी को यहाँ पर। तो जब पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो आप मुझे बताओ, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे या फ्लैसिड हो जाएंगे? टर्जिड हो जाएंगे, और टर्जिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा विल अपीयर, स्टोमेटा बन जाएगा, खुल जाएगा। और अगर नाइट टाइम में लाइट रिएक्शन होती नहीं, नाइट टाइम में लाइट रिएक्शन नहीं होती ना, तो जब नाइट टाइम में लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो एटीपी भी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो वो पोटेशियम को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नाइट टाइम में देयर विल बी नो एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बल्कि नाइट टाइम में उल्टा होता है। यहाँ जो भी पानी आया था दिन के अंदर वो सारा का सारा वापस कहाँ चला जाता है? जहाँ से वो आया था, और स्टोमेटा विल श्रिंक। ठीक है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो यही थी शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी और पोटेशियम आयन थ्योरी। कंसेप्ट दोनों में एक ही लग रहा है, आप वैसा ना समझें, बस फ़र्क आ रहा है, वहाँ दूसरा मॉलिक्यूल है और वहाँ पर दूसरा है, वहाँ पर शुगर है और यहाँ पर आयन है। लेकिन अल्टीमेट जो क्रक्स है वो यही है कि एंट्री होगी पानी की, तभी ये टर्जिड होएंगे, टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा खुल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं हो रही पानी की एंट्री, एग्जिट हो रही है पानी की, तो ये क्लोज हो जाएंगे और स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। ठीक है, ये फ्लैसिड हो जाएंगे एंड स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। तो ये दोनों थ्योरीज आप लोग लिख लीजिए, इसमें यही कंसेप्ट था। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ ऐड कर दूँ कि जो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स जो दिखाई, ये जो इनका पार्ट होता है ये आप थोड़ा मोटा दिखाना और ये वाला पार्ट थोड़ा थिन दिखाना। ठीक है, ये थिक वॉल्ड होता है और ये थिन वॉल्ड होता है। भाई सेल है, प्लांट की सेल है तो सेल वॉल तो होगी ना, तो यहाँ पे थिक वॉल्ड, वहाँ पर थिन वॉल्ड। फाइन, लिखो इसको। हाँ जी क्लास, हेडिंग बनाई ली आप लोगों ने। अब ये डायग्राम बना लो, उसमें स्टोमेटा दिखा दो, एपिडर्मिस ही दिखाना और कोई सेल मत दिखाना। इतने पार्ट को यहाँ जूम कर लेते हैं। ठीक है, इतने पार्ट को हमने मैग्नीफाई करना है, तो बनाइए डायग्राम। ये लाइंस दिखाई जा रही है कि यहाँ दूसरी सेल्स आ रही होंगी, कोई दूसरी सेल फॉर्म्ड हो रही होगी यहाँ पे। ये है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ लिख लो स्टोमेटा
ओपन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की क्या स्थिति है? दे आर टर्जिड और फ्लैसिड? टर्जिड। टर्जिड, ठीक है। टर्जिड का मतलब सोलन। ये सब हम एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। मतलब ये टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब वहाँ वापस पढ़ना है। दूसरा डायग्राम बनाओ भाई यहाँ पे, वो फ्लैसिड का बनाना। तो स्टोमेटा ओपन है, गार्ड सेल टर्जिड है। स्टोमेटा फुल्ली क्लोज मत कर देना, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी हद तक बंद हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर दिखाइए गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट। कंडीशन लिख लो, स्टोमेटा क्लोज्ड और गार्ड सेल्स, उनकी क्या स्थिति है? फ्लैसिड। FLACCID, फ्लैसिड। लेबलिंग ज़रूर कर लेना। ये हो गए एपिडर्मल सेल्स, ये हो गए गार्ड सेल्स, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, फाइन। इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, इसको थोड़ा थिक कर दे। इसकी लेबलिंग कर देना थिक वॉल्ड, ब्रैकेट में इनर साइड। इनर साइड थिक वॉल्ड होती है और बाहर वाली साइड थिन वॉल्ड होती है। इसमें लिखो डिस्क्रिप्शन फॉर, पहले स्टोमेटा का रोल लिख लीजिए। पोर्स ऑन लीव्स, ठीक है, विच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, जो फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करे। उसमें नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन अगला चैप्टर है तो ये हम वहाँ डिस्कस करेंगे, इसलिए हाँ अभी कुछ भी नहीं लिखवाया जा रहा, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब एंट्री ऑफ CO2 एंड एग्जिट ऑफ, हाँ जी, एग्जिट ऑफ व्हाट? O2। तो ये तो बात आई स्टोमेटा की। गार्ड सेल के ब्रैकेट में लिख लेना बीन शेप्ड। बीन मतलब वही किडनी या बीन या फिर किडनी शेप्ड। ठीक है, आगे लिखो गार्ड सेल्स रोल इन रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वहाँ इसका रोल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, लेकिन कैसे? मैकेनिज्म,
ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक लाइन छोड़ के लिखना है, is explained by two theories. ठीक है, दो थ्योरीज में के ज़रिए ये एक्सप्लेन होता है. वो दो थ्योरीज कौन कौन सी हैं लिखिए. नंबर 1 शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी एंड नंबर 2 पोटेशियम आयन थ्योरी. शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी और दूसरा पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी. इसमें लिखो सबसे पहले शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी. शुगर या ग्लूकोज formed during photosynthesis increases the osmotic pressure inside guard cells. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देती है, due to which water enters from nearby surrounding cells and guard cells become turgid, ब्रैकेट में swollen due to water entry. ठीक है, ये डे टाइम की बात है, यहाँ लिख लेना पहले ही, डे टाइम. As a result, stomata get opens. नाइट टाइम में क्या होगा? नो फोटोसिंथेसिस, so glucose concentration डिक्लाइन करेगी. उसका रिजल्ट क्या रहेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी कम हो जाएगा, also decreases and water is released out from, कहाँ से रिलीज हो जाता है वाटर? रिलीज्ड आउट फ्रॉम गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स से रिलीज्ड आउट हो जाता है, गार्ड सेल्स. ठीक है, और फिर क्या होगा जब गार्ड सेल से पानी निकल जाएगा? तो जब गार्ड सेल से पानी निकल गया तो यही कंटिन्यूएशन में लिखवाया जा रहा है, गार्ड सेल्स श्रिंक, दैट इज फ्लैसिड. और इसका रिजल्ट क्या रहेगा? स्टोमेटा गेट क्लोज्ड.
ठीक है भाई क्लास, ये हो गया है कंप्लीट। अब दूसरा थ्योरी लिखो। दूसरी थ्योरी लिखेंगे। पहले जो थी वो थी शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। वो आप लोगों को बताई दी क्या हुआ है। गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस चल रहा था और फिर वो टर्जिडिटी और फ्लेसिडिटी, अंडरलाइन कर देना दोनों वर्ड्स। अब दूसरा लिखेंगे पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। ठीक है, यहाँ लिखो डे टाइम। तो डे टाइम में क्या कंसेप्ट हुआ? डे टाइम में ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन photophosphorylation occurs। फोटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होगा? एटीपी formed during this event help in एक्टिव ट्रांसपोर्ट। माइंड द वर्ड, यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ रहा है, बता दिया आप लोगों को। ये दोबारा आएगा एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में, वहाँ फिर से पढ़ेंगे। एटीपी वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तो बस मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया। एटीपी फॉर्म ड्यूरिंग दिस इवेंट हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आइंस फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। इसकी वजह से क्या होगा? आगे लिखेंगे यहाँ पे दिस रिजल्ट्स इन increase in hypertonicity, हाइपर लिख के TONICITY, दैट इज का मतलब लिख लेना ब्रैकेट में, दैट इज इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। water enters from surrounding cells, guard cells get turgid, stomata opens। ये तो थी कंडीशन डे टाइम की। नाइट टाइम में नो फोटोफॉस्फोराइलेशन, नो पोटेशियम ट्रांसफर। आगे जब ये काम होगा ही नहीं, सारा काम उल्टा कर दो। हेंस गार्ड सेल्स लूज वाटर। दिन में जो पानी आया था अब वो निकलेगा, क्योंकि उसको रोकने वाला मतलब पोटेशियम आयन अब है ही नहीं। गार्ड सेल्स लूज वाटर, इस कंडीशन विल बी फ्लैसिड। ठीक है, कंडीशन विल बी फ्लैसिड एंड देन स्टोमेटा क्लोज्ड या स्टोमेटा क्लोजेस। ये कंप्लीट हो गई दोनों थ्योरीज। अब इसको कंप्लीट करिए।
हाँ जी, क्लास डन। ओके, तो ये हो गया है कंप्लीट। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ जी क्लास, तो यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में दो तरीके के फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनके बढ़ने घटने से फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हैं, वो उसको स्प्लिट कर लेना। जो हेडिंग आपने बनाई है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में, एक हो जाएंगे एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरे हो जाएंगे इंटरनल फैक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब जो प्लांट की बॉडी है उसके अंदर जो भी कॉम्पोजिशन है या कुछ मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ स्ट्रक्चर हैं, उनकी वजह से अगर फोटोसिंथेसिस पर असर पड़ रहा है तो वो हो गया इंटरनल फैक्टर। और जो बाहर की कंडीशन है जैसे लाइट, CO2 है ना, वाटर, ये सब क्या हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स। टेम्परेचर, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। तो इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल एक इंटरनल फैक्टर है, ऐसा है या नहीं? कैसे इंटरनल फैक्टर है, आप खुद देखो भाई। क्लोरोफिल किसका बना हुआ है, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है, मिनरल्स है ना, एलिमेंट्स हैं। और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो मान लो सॉइल ऐसी है जिसमें मैग्नीशियम की कमी है, तो अब क्लोरोफिल तो बन नहीं पाएगा, क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा ना। और क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा ही होगा, फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये इसलिए एक तरीके का इंटरनल फैक्टर है। तो अगर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल है जहाँ मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, तो वहाँ क्लोरोफिल फॉर्मेशन हैम्पर्ड होता है और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि फोटोसिंथेसिस पर असर पड़ता है। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर भी, लीफ की बनावट भी कई बार फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, आप देखिए, जैसे मान लो कुछ लीव्स बहुत ब्रॉड होती हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ताकि मैक्सिमम लाइट पड़े। मैक्सिमम लाइट पड़ेगी तो आप लोग जानते ही हैं उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी हो पाएगा, है ना। कुछ लीव्स नैरो होती हैं, ऐसे ही उनका और दूसरे अरेंजमेंट भी उनका वैसा रहता है। तो स्ट्रक्चर जो है लीव का वो भी यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए। तो ये दो फैक्टर्स जो हो गए ये हो गए इंटरनल फैक्टर्स। फिर इसके बाद जिसे बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है लाइट या लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरा आ जाता है CO2, थर्ड इज टेम्परेचर एंड नंबर 4 इज वाटर। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाहरी हैं, ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे अगर बात करी जाए वाटर की, पहले वाटर की बात करते हैं। अब आप लोग देखो, सपोज़ प्लांट को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है ना, या फिर पानी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है उस जगह पर, क्या वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, कोई भी ऐसी कंडीशन जनरेट हो रही है, तो अगर वाटर नहीं होगा तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना, और उसकी वजह से ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही थी। ऐसा हो रहा था या नहीं? तो अगर पानी नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा,
ऐसा होगा या नहीं? तो वाटर इस वजह से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसकी स्कार्सिटी हो गई तो फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली विल बी अफेक्टेड। ऐसे ही टेम्परेचर आप लोग देखिए, टेम्परेचर के केस में क्या है कि कोई भी रिएक्शन है, सपोज फोटोसिंथेसिस ही है, कोई भी रिएक्शन लिविंग सिस्टम में एंजाइम्स की वजह से होती है। ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी रिएक्शन लिविंग सिस्टम में एंजाइम्स की वजह से ही होती है। मतलब एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, जैसे आप लोगों ने कैटलिस्ट पढ़ा है केमिस्ट्री में। ऐसे ही हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की सेल्स में जो कैटलिस्ट बैठे हैं, जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, उनकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं कि वो रिएक्शंस जल्दी हो, तो उन्हीं कैटलिस्ट को आप यहाँ पर क्या बोल देते हैं? एंजाइम्स। फाइन, तो आप चाहे एंजाइम्स बोलिए चाहे आप बायो कैटलिस्ट बोलिए। तो फोटोसिंथेसिस भी एक रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझना यहाँ नहीं होते, आपके सिलेबस में नहीं नाम दे रखा, बट एंजाइम इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जब भी प्लांट बॉडी बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर फेस करती है, ऐसा टेम्परेचर जो टॉलरेट ही नहीं किया जा सके, जैसे अगर मान लो 35 डिग्री जैसे ऑप्टिमम माना जाता है, ठीक है, इतने तक तो प्लांट बहुत बढ़िया से फंक्शन परफॉर्म करता है, बढ़िया फोटोसिंथेसिस करता है। इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, मान लो 45 हो गया, 50 हो गया, तो आप लोग देखते ही होंगे कि प्लांट जो है वो मुरझाना बहुत जल्दी शुरू कर देता है। पानी अगर उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो बहुत जल्दी वो डैमेज होना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा क्यों होता है कि इतना हाई टेम्परेचर जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म इतना इजीली टॉलरेट नहीं कर पाता? रीज़न उसके पीछे क्लियर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स डैमेज होते हैं, चाहे वो हमारी बॉडी के हो चाहे वो किसी और बॉडी के हो। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, उनकी जो बनावट है वो ख़राब हो जाएगी। तो जब वही ख़राब हो जाएगी, इट्स लाइक कोई चेयर है, ठीक है, वुड की, उसको अलग अलग पार्ट से आप तोड़ दो तो वो बैठने लायक नहीं रहेगी। सेम कंडीशन यहाँ है कि एंजाइम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर ही ख़राब कर दिया, वो क्या तो कैटालिसिस करवाएंगे, क्या रिएक्शन की स्पीड बढ़वाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ है। तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो होते हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड, ड्यू टू विच फोटोसिंथेसिस गेट्स अफेक्टेड। लेकिन एक रेंज तक प्लांट टॉलरेट कर पाते हैं, उनके एंजाइम्स काम करते रहते हैं। इस रेंज से जैसे ही आप बियॉन्ड जाएंगे तो फंक्शन नहीं परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, तो जिस भी टेम्परेचर पे कोई भी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, बढ़िया से परफॉर्म होती है, उस पर्टिकुलर फैक्टर को आप बोलते हैं ऑप्टिमम। अब क्योंकि यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है तो इस वाले टेम्परेचर को आप क्या बोल देंगे? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है भाई क्लास। तो अभी तक जितने भी फैक्टर्स आपको बताए, जैसे मैंने पहले क्लोरोफिल बताया, देन स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स में वाटर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में आप लोगों को ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया जिसमें मैक्सिमम एक्टिविटी प्लांट्स शो करते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन इफेक्ट हो जाएंगे? एंजाइम्स, और फोटोसिंथेसिस फंक्शन विल नॉट बी परफॉर्म्ड। अब बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी और CO2 की। तो लाइट इंटेंसिटी और CO2 का भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्या? इसको समझिए। लाइट इंटेंसिटी एंड CO2। देखिए भाई इसमें क्या है कि एक रेंज तक प्लांट लाइट को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है y एक्सिस, और यहाँ दिखा रहे हैं लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी के साथ भी ऐसा ही है, प्लांट एक रेंज तक टॉलरेट करेगा, मतलब लाइट अगर बढ़ेगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से तो होगा। तो आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ आई, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी आप देखो बढ़ा है, यहाँ से बढ़ा है, फिर इस तरीके से यहाँ से बढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही होता है, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक लिमिट है, उसके बाद वो कैप्चर नहीं कर पाता है, मतलब ईजिली काम नहीं कर पाता। तो उसके बाद अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो नहीं चेंज होगा, मतलब प्लांट
अब अपनी एक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा नहीं करेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन इस बीच मान लो आपने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। अब तक जो CO2 मिल रही थी फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो मिल रही थी सपोज 0.03%। अब इस पॉइंट पर आकर के तुम CO2 बढ़ा दो, 0.05% कर दो सपोज, तो अब वापस एक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी एक पॉइंट के बाद फिर स्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 आपने भले ही बढ़ा दी हो लेकिन इंटेंसिटी भी तो बढ़ी है, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एक टाइम के बाद प्लांट नहीं टॉलरेट कर पाता इतनी लाइट की इंटेंसिटी, तो इस वजह से मैटर जो है वो स्टेबलाइज हो ही जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये CO2 और लाइट इंटेंसिटी का हम लोग इकट्ठा पढ़ते हैं। तो लाइट इंटेंसिटी मतलब कितनी तेज़ रोशनी है, कितनी तेज़ लाइट है, जैसे समर्स में होती है। आप देखो लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो उस कंडीशन में प्लांट एक लेवल तक ही टॉलरेट करता है और उसके बाद वो कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं बढ़ाता। ठीक है, और अगर आप CO2 कंसनट्रेशन भी दे देंगे उसको, तब भी एक टाइम के बाद कोई चेंज नहीं आएगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये सब जो फैक्टर्स आपको बताए ये लिख लीजिए, या आप लोग अपने लेवल पे भी ये लिख सकते हो। ठीक है, वैसे भी आप समझ तो आ ही गया होगा क्या है कंसेप्ट क्लोरोफिल में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में जो आपको बताया, फिर ऐसे लाइट इंटेंसिटी, CO2, टेम्परेचर, वाटर। ठीक है, लिख सकते हैं, आज ये होमवर्क दे दें। हाँ, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी आप लोगों को करवाने हैं, तो चलो ऐसा करो शॉर्ट में लिख लो। एक्सपेरिमेंट्स आप लोग उसके बेसिक यहाँ समझ के वो होमवर्क ले लेना। ठीक है, ये आप शॉर्ट में लिख लीजिए। क्लोरोफिल लिखो सबसे पहले, अलग से हेडिंग डाल के लिखना है वैसे लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो। ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी chlorophyll affected hence photosynthesis too। यहाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ब्रैकेट में लिख लेना फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। ठीक है, ये लिखो। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में लिखो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, नंबर ऑफ स्टोमेटा, क्यूटिकल क्या होती है? वो वैक्सी लेयर होती है, जैसे एपिडर्मिस थी, लीफ की एपिडर्मिस, उसके ऊपर ये एक वैक्सी शाइनी लेयर होती है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये क्यूटिकल वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, मतलब पानी को आसानी से निकलने नहीं देती, कि अदरवाइज प्लांट इतनी तेज़ धूप में बहुत पानी लॉस करे, ठीक है, और फिर उसको बहुत पानी की कमी हो, तो ऐसा ना हो इसीलिए वो पानी को लॉस नहीं होने देती। तो क्यूटिकल जितनी मोटी होगी वाटर लॉस उतना कम होगा, है ना। तो डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिकल कैसी रहती होगी? मोटी रहती होगी। थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, नंबर ऑफ स्टोमेटा, साइज ऑफ लीव्स एक्सेट्रा affect the rate of photosynthesis। affect the rate of photosynthesis। इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स लिखिए।
वाटर में लिख लो, ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी, पानी की अगर कमी हो जाएगी भाई तो क्या होगा, लाइट रिएक्शन एक तो अफेक्ट होगी, लाइट रिएक्शन विल बी अफेक्टेड, और दूसरा और क्या होगा, आप लोग देखो पानी की वजह से ही स्टोमेटा टर्जिड हो रहा था, ओपन हो रहा था, तो अगर पानी ही नहीं होगा तो वो क्लोज ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो स्टोमेटा ओपनिंग कुड नॉट अकर, ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी। टेम्परेचर में लिख लीजिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्या होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लेना, एट विच मैक्सिमम एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। बियॉन्ड इट फोटोसिंथेसिस रेट, रेट मतलब स्पीड, फोटोसिंथेसिस रेट डिक्लाइंस या स्टार्ट टू डिक्लाइन, start to decline because at high temperature enzymes get denatured, denatured का मतलब वही डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, enzymes get denatured, लिखिए इसको। और लास्ट आप लोग लिख लो लाइट इंटेंसिटी एंड CO2। ये हो गया लाइट इंटेंसिटी, ये हो गया रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस, ठीक है, तो ये बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा, तो नो चेंज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस if light intensity is allowed to increase। ठीक है, एक पॉइंट के बाद आपको कोई चेंज नहीं नज़र आएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, इस पॉइंट के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा, कोई रेट में चेंज नहीं आएगा, जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा था बस उतना ही, कोई रेट नहीं बढ़ेगा जब तक पहले की कंडीशन में बढ़ रहा था। और दूसरा भी बना लीजिए इसी के साथ, CO2 का जो है वो भी ऐड कर देना।
कि ठीक है, हमें ये तो क्लियर हो गया लाइट इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी एक पॉइंट के बाद, लेकिन अगर CO2 ऐड कर दे क्या तब बढ़ेगी? तब बढ़ेगी, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाएगी। इस पॉइंट पे हमने CO2 concentration is increased. For example, 0.05%। ठीक है, यहाँ दिखा देना लाइट इंटेंसिटी और यहाँ रेट ऑफ photosynthesis। CO2 concentration is increased, example 0.05%। और यहाँ दिखाइए, यहाँ CO2 concentration 0.03%। यहाँ तो 0.03% ही थी, ठीक है, लेकिन लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई और CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी इस पॉइंट पे बढ़ा दी, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा भी, बट एक पॉइंट के बाद वो भी आके स्टेगनेंट हो गया। ठीक है, इस ग्राफ को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेज दे रहा है, एज इट इज़ ड्रॉ नहीं करना है, पहले समझ लीजिए क्या मैसेज दे रहा है। यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद फिर वापस उसको डार्क करके दिखा दे रहा। तो ये सारा कुछ था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक लास्ट टॉपिक जो है एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस, वो और आप लोग एक बार देख लीजिए, करना आप लोगों को खुद ही है। बेसिकली उसमें बस पढ़ना है और स्टेप्स हैं एक्सपेरिमेंट्स के, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स जो हैं वो ज़रूरी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अगली हेडिंग बनाओ, एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ जी क्लास, अब इसके कुछ बेसिक्स देख लीजिए, क्या क्या कंसेप्ट है इसमें। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में आपको जो फोटोसिंथेसिस की कंडीशन है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में CO2 रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, सनलाइट चाहिए, है ना, क्लोरोफिल चाहिए, ये इन एक्सपेरिमेंट्स में आपको प्रूव करना है। ठीक है, कि इनके बिना प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये इसी बात को प्रूव कर रहे हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें CO2 कंडीशन को रिमूव कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे सेटअप लगा करके, तो जब CO2 कंडीशन को ही रिमूव कर दिया तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो फिर वो कैसे चेक करेंगे? मतलब इस बात से ये तो प्रूफ हो गया ना कि CO2 एसेंशियल था, तभी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है ना। ऐसे क्लोरोफिल रिमूव कर लो, फिर देखो क्या होता है, क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स ये एसेंशियल है। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको इनके मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात प्रूव करना, यही ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। फाइन, तो यहाँ पर आप दो बातें ज़रूर ध्यान रखना, वो बेसिक हैं कि फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो उसका रिजल्ट निकलेगा स्टार्च फॉर्मेशन। मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बता रही हूँ, इसका यूटिलाइजेशन सब एक्सपेरिमेंट्स में है। तो वो फंडामेंटल बात क्या है कि अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा। ठीक, स्टार्च अगर बन गया है तो हमें आंखों से तो दिखेगा नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? कौन सा टेस्ट करेंगे? आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट में जो आयोडीन होता है वो इसके साथ कुछ रिएक्शन करता है स्टार्च के साथ, और वो पर्टिकुलर पार्ट आपको कैसा दिखाई देता है? ब्लू ब्लैक इन कलर।
ठीक है। तो अब जब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल CO2 आपने रिमूव कर दिया और फिर देखा क्या फोटोसिंथेसिस हुआ, तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब क्या, स्टार्च नहीं बना होगा। तो जब आप उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पे दूसरा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा, लेकिन ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे कि हाँ CO2 वॉज वेरी एसेंशियल, ड्यू टू scarcity of CO2 no starch will be formed, due to which no blue black color is found due to during iodine test। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप ध्यान रखें। ये बहुत मैंने बेसिक चीज़ बताई कि प्रूफ करने के लिए आप स्टार्च का इस्तेमाल करेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं ये स्टार्च से पता लगाएंगे। स्टार्च बना है तो मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, नहीं बना है तो नहीं हुआ है, ठीक है। और स्टार्च को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आयोडीन टेस्ट, क्योंकि ऐसे तो आंखों से नहीं दिखाई देगा, तो आयोडीन टेस्ट ये ब्लू ब्लैक कलर देगा, ठीक है भाई क्लास, और अदरवाइज़ वो ब्राउन कलर देगा। और दूसरा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में क्लोरोफिल भी रिमूव करना होगा। क्लोरोफिल रिमूव करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि खुद सोचो क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है, ठीक है, और ये ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल इंटरफेयर करेगा ब्लू ब्लैक कलर देने में, उतनी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम एक्सपेरिमेंट्स में क्लोरोफिल भी रिमूव करते हैं ताकि हमारा स्टार्च वाला टेस्ट आसानी से हम लोग इंटरप्रेट कर सकें। तो क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए अल्कोहल वगैरह का आप यूज़ करते हैं, उसमें इसको बॉयल वगैरह किया जाता है पत्तियों को ताकि क्लोरोफिल निकले। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पहली चीज़ आपको बताई स्टार्च फॉर्मेशन। तीसरी बात कि जो CO2 है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, KOH सॉल्यूशन, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मान लो आपको CO2 प्रूव करना है कि एसेंशियल था फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 रिमूव कर दो। तो कैसे रिमूव करोगे, पत्ती को ऐसी जगह पे रखो, लीफ को ऐसी जगह पे रखो कि वहाँ CO2 एब्सेंट हो जाए, यानी कि उस लीफ को किसके कांटेक्ट में रखो, KOH के कांटेक्ट में, बस उस जगह पर स्टार्च नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो आयोडीन टेस्ट विल बी नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको ये एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं। मैंने आपको बेसिक बातें बता दी, या आप लोग अपने लेवल पर लिख लीजिए कि स्टार्च मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये आपको अपने लेवल पर लिखना है। ये बेसिक फंडामेंटल बातें जो हैं ये अभी आप साथ के साथ लिख लो एक्सपेरिमेंट्स में ही कि चेकिंग ऑफ photosynthesis process is done by presence of starch. Starch gives blue black color with iodine solution in iodine test। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिखना। दूसरा, CO2 is removed by KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी क्लोरोफिल वाला जो है वो आपको एक्सपेरिमेंट में मिलेगा ही, जब आप पढ़ेंगे तो वो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का होमवर्क क्लास यही है कि आप लोग एक्सपेरिमेंट्स जो हैं जितने भी फोटोसिंथेसिस के थे जो मैंने आपको बेस बताया, ये एक बार आप लोग बुक में से खुद पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट कैसे हमें करना है, कैसे प्रूफ करना है। तो शॉर्ट नोट पॉइंट्स में आप लोगों को लिखना है, पैराग्राफ में नहीं। ये आज का होमवर्क है, ठीक है। तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसपिरेशन, या देख लेंगे जो भी स्टार्ट कराना होगा। इतना आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिए और होमवर्क ज़रूर कर लीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।